की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का आरंभ हुआ भारतीय जनसंघ के रूप में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ बनाया और वाजपेयी जी, भैरव सिंह जी, मैं, दीनदयाल उपाध्याय, और ये तो थे ही जो आज हमारे साथ रहे नहीं, जो आज रहे हुए हैं उनमें से किसी का मैंने नाम ले लिया। और हमने उस समय भारतीय जनसंघ के माध्यम से देश की राजनीति करने की सेवा का व्रत लिया। तब से लेकर के लगे हुए हैं। हर चुनाव देखा मैंने, 52 से लेकर के आज तक का चुनाव देखा, और हर चुनाव में एक एक करके हमने देश के साथ जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे उठवाए। हमने उठाया कि भारत का विभाजन हो गया, लेकिन जो विभाजित भारत है उसको फिर से टुकड़े नहीं होने देंगे, और इसीलिए कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहे, इसका प्रबंध करेंगे। आपको पता है कि 1947 में भारत आजाद हुआ, 1950 में संविधान जब स्वीकार हुआ तो हमने अपना तिरंगा झंडा अपना नेशनल फ्लैग करके घोषित किया, स्टेट फ्लैग। और वो तिरंगा झंडा 1947 से लेकर के और 53 तक, 53 तक दिल्ली में लहराया जा सकता था, गुवाहाटी में लहराया जा सकता था, त्रिवेंद्रम में लहराया जा सकता था, लेकिन श्रीनगर में नहीं लहराया जा सकता था। 53 तक, 1953 तक। और 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के अधिवेशन में घोषणा की कि मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मैं संविधान का बनाने वाला, भारत का एक सम्मानित नागरिक, संसद का सदस्य, मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में भी जा सकता हूं, मैं रामेश्वरम जा सकता हूं, मैं बेंगलोर जा सकता हूं, मैं कोचीन जा सकता हूं, मैं चेन्नई जा सकता हूं, लेकिन मैं अगर श्रीनगर जाना चाहूं तो मुझे परमिट लेना पड़ेगा। जैसे विदेश में जाते हैं तो वीसा लेना पड़ता है, वैसे मुझे परमिट लेना पड़ेगा। और मैं आप सबको भी आह्वान करता हूं कि मैं आगे आगे जाता हूं, आप मेरे पीछे पीछे आइए, हम लोग सभी बिना परमिट के और श्रीनगर में जाएंगे। कौन रोकता है हमको, क्यों रोकेगा? और वो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके साथ साथ उनके सहयोगी के रूप में वहां तक गए। पठानकोट के बाद एक पुल है, जिस पुल पर को पार करके जम्मू कश्मीर जाया जाता है। पठानकोट पंजाब में है। उसके बाद उस पुल को पार करके जम्मू कश्मीर जाया जाता है। पुल के आधे पर जम्मू कश्मीर की पुलिस खड़ी थी, जिसने डॉक्टर मुखर्जी को रोका और डॉक्टर मुखर्जी को कहा कि आपके पास परमिट है? उन्होंने कहा मैं एमपी हूं, मैं लोकसभा का मेंबर हूं, और मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है कि हिंदुस्तान के किसी कोने में भी जाऊं बिना परमिट के, मैं यहां पर भी बिना परमिट के जाऊंगा, आपको जो करना है करिए। और उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उनको बंदी बनाया। और आज तक भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि बंदी गृह में उनकी मृत्यु कैसे हुई, कोई नहीं जानता। लेकिन हां, मैं इतना जानता हूं कि उनकी मृत्यु के कारण परमिट सिस्टम खत्म हो गया। उनकी मृत्यु के कारण तिरंगा झंडा जो श्रीनगर में नहीं लहराया जा सकता था, वो वह लहराने लगा। उनकी मृत्यु के कारण राष्ट्रपति का जो अधिकार क्षेत्र था वह जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया। उनकी मृत्यु के कारण सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया। उनकी मृत्यु और उनके बलिदान के कारण इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्षेत्र भी जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया। ये सारी की सारी उपलब्धियां भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष उनके बलिदान के कारण हुई। आगे चल करके ऐसा समय आया जब हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर ग्रहण लग गया, लोकतंत्र समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया। तब हम जयप्रकाश नारायण के साथ थे।
और जयप्रकाश के नारायण के नेतृत्व में हमने संघर्ष किया। वाजपेयी जी, हम लोग एक पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए बेंगलोर गए हुए थे, हमको वही जेल में डाल दिया। चलो भाई, 19 महीने जेल में गए, 19 महीने। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि हम लोग तो गए थे वहां पर क्योंकि जून के महीने की बात थी। जून के महीने में पार्लियामेंट्री कमेटी का नोटिस आया कि आपकी इस कमेटी की 2 दिन की मीटिंग है बेंगलोर में। दिल्ली में महाभयंकर गर्मी होती है, गुवाहाटी में भी गर्मी होती होगी, लेकिन दिल्ली में तो महाभयंकर गर्मी होती है। तो मन में लगा कि भाई बेंगलोर तो ऐसा शहर है कि जो जून के महीने में भी ठंडी हवा चलती है। हमने सोचा 2 दिन जाकर के ठंडी हवा खाएंगे, हमको क्या पता 19 महीने ठंडी हवा खानी पड़ेगी वहां की। लेकिन प्रेस की आजादी खत्म हो गई। ये मेरे पत्रकार बैठे, मैं अभी देख रहा था या बैठे बैठे, तो मैंने जो अभी पिछले दिनों में पुस्तक लिखी उसके कुछ अंश इसमें है। उसमें उस बेंगलोर जेल का भी एक फोटो है कि जिसमें हमको रखा था। ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि चाहे देश की एकता का सवाल हो, देश के लोकतंत्र का सवाल हो, उसकी रक्षा के लिए इस पार्टी ने बलिदान किए हैं, कुर्बानियां की है, संघर्ष किया है। इतना ही नहीं तो जिस बात के लिए हमारी आलोचना करते हैं कि ये लोग जो है वो कम्युनल है, ये सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं करते, सांप्रदायिक है। मैं कहा करता हूं कि हिंदुस्तान में एक संघर्ष हुआ जो सेक्युलरिज्म के लिए हुआ। असली सेक्युलरिज्म क्या है? असली सेक्युलरिज्म यह है कि हिंदू अच्छा हिंदू रहे, मुसलमान अच्छा मुसलमान रहे, ईमानदार रहे, ईसाई अच्छा ईसाई रहे, एक दूसरे की इज्जत करे। ऐसा नहीं कि कोई अगर ईसाई या मुसलमान या और कोई अपने धर्म का गर्व करे तो वो तो अच्छा है, लेकिन कोई हिंदू अपने धर्म का गर्व करे तो वो सांप्रदायिक है, वो फिरका परस्त है। ये हमको स्वीकार नहीं। और इसीलिए हमने कहा कि जिस प्रकार से मुसलमान अपने अपने स्थानों का, जो भी उनका पवित्र स्थान है, उसका आदर करते हैं, भारत के हिंदुओं के लिए राम जन्म स्थान इतना पवित्र है कि उनके मन में यह अच्छा होती है कि वहां पर एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। और उसके कारण हमने चेतावनी दी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को कि देखिए, आपने माना है कि मैं इस समस्या का हल करूंगा, लेकिन आप हल नहीं कर रहे। लगता है कि आप भी वोट बैंक की राजनीति में कि हमारे वोट न चले जाएं, इसीलिए आप हल नहीं करना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने आपको जब समर्थन दिया था आपकी सरकार को, तभी आपको कहा था कि हमारी भावनाओं की उपेक्षा मत करिए। उपेक्षा की उन्होंने, मेरी रथ यात्रा को रोक करके मुझे जेल में डाल दिया। नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले करके और सिलचर तक एक बढ़िया हाईवे बन जाए कि जिसमें 4 लेन्स हो सभी। और मैं सौराष्ट्र से उसका उद्घाटन करने गया था, बताया कि यहां कहीं नहीं, बाकी प्रदेशों में हुई होगी लेकिन यहां पर कहीं नहीं। मैं याद करने लगा तो मुझे याद आया कि सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ क्षेत्रों में कुछ बातों का विशेष महत्व होता है। अब ये आसाम का प्रदेश है, वह तो बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमारे देवी देवताओं में जो त्रिदेव है, ब्रह्मा, विष्णु,